ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन केयर में। हमने इससे पिछली वीडियो में क्या जाना था? इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है डब्ल्यूटीओ के और इसकी पॉसिबल एडवांटेज क्या है। उससे पिछली वीडियो में हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि डिसएडवांटेज क्या है डब्ल्यूटीओ के। क्योंकि किसी चीज के अगर एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज देख रहे हैं आज हम। तो डिसएडवांटेज में पहला स्टिफ कंपटीशन विद एमएनसीज कंपनी, कि भाई अब जो डब्ल्यूटीओ से ये नुकसान हो रहा है। डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाती हो। अब वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाएगी तो क्या होगा? इसमें टैरिफ वगैरह को कम किया जाएगा, टैरिफ वगैरह कम किया जाएगा, जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है कंट्रीज उनको कम किया जाएगा, जिसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो दूसरे देशों में जाके व्यापार करेगी। अब दूसरे देशों में जाके यानी कि इंडिया के अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो वो कंपनी से हमारे देश की जो कंपनीज है उनको क्या मिलेगा? कंपटीशन मिलेगा। और उस कंपटीशन में आपको पता है नुकसान किसका होता है? हमारी कंपनी को। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो डेवलप्ड होती है, उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वो अपने कॉस्ट से भी कम रेट में गुड्स को बेच सकती है, क्योंकि उनके पास इतनी फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है मार्केट पे वो कब्जा करने के लिए ये पॉलिसी भी अपना सकती है। तो इसके कारण क्या होता है? हमारी जो इंडियन कंपनीज होती है उनको लॉस होता है कि उनको उनकी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और वो फाइनली कई बार तो क्या होता है? उनको क्विट करना पड़ता है मार्केट से। दूसरा लॉस क्या है? फियर ऑफ फॉरेन कंपनीज इन सर्विस सेक्टर। भी अभी क्या है? सर्विस सेक्टर के अंदर भी डर है। सर्विस सेक्टर के अंदर कैसे? कि जो फॉरेन कंपनीज है वो सर्विस सेक्टर में भी आ गई है, जैसे बीमा वगैरह करने के लिए। तो इंश्योरेंस वगैरह के अंदर जो ये फॉरेन कंपनी आ गई है तो उनके आने से हमें अब फॉरेन कंपनीज के आने से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाली होती है, जो सर्विस सेक्टर में आते हैं, उनको लॉस होने लग गया कि अब एक तो वो आ गई है तो उनसे वहां कंपटीशन का सामना। एक दूसरा की सर्विस सेक्टर अगर वाले वो आ रहे हैं तो उनकी कल्चर वहां आ रही है, तो उनकी कल्चर उनकी जो एक तरह से क्या बोलते हैं उसे ट्रेडिशन होता है उसको वो लेके आएंगे। तो इससे हमारी कल्चर है उसका जाने का डर रहेगा। भी हम गुड से रिलेटेड तो आगे कर ही रहे हैं, साथ ही के साथ उनकी जो सर्विस सेक्टर वाली कंपनीज है वो और आके यहाँ ट्रेड करने लग जाएगी। तो इससे भी भारत जैसे देश को क्या होता है? लॉस होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को लॉस होता है। तीसरा क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ ट्रिप्स। अच्छा अभी ये देखना, ये थोड़ा सा न्यू लगेगा। ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? ये जो बौद्धिक संपदा वाले बोलते हैं इनको बौद्धिक संपदा कैसे? जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। तो इसमें है ना, अगर भारत मान लो कोई चीज को यूज करना चाहता है तो भारत को क्या करना पड़ेगा? रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। रॉयल्टी कैसे पे करना पड़ेगा? यानी कि कोई जो कंट्री है ना वो उसको पेटेंट करवा लेती है, किसी पर्टिकुलर गुड्स को पेटेंट करवा लिया, पर्टिकुलर सर्विस को पेटेंट करवा लिया, गुड्स वगैरह को पेटेंट करवा लिया ना, तो उसमें क्या होगा? उसी का रूल चलेगा कि वो ही उस गुड्स को बेच सकता है। अगर कोई दूसरी कंट्री चाहती है उस गुड्स को बेचने के लिए तो वो दूसरी कंट्री जिसने पेटेंट करवाया है ना उसको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई दूसरी कंट्री, अब मान लो इंडिया कोई गुड्स पे ऐसा है, कोई गुड्स जिस पे अमेरिका ने पेटेंट करवा लिया है, तो अब अगर उस गुड्स का इंडिया वाले यूज करना चाहेंगे तो उसको भारत को क्या पे करना पड़ेगा? रॉयल्टी। यानी कि वो रॉयल्टी काफी मात्रा में मांगने लग जाएंगे फिर अमेरिका वाले, और ये भारत जैसे देश के सामने अभी हो भी रहा है। जैसे अमेरिका ने पिछले में ही जो आयुर्वेदिक चीजें होती है उनका और नीम के जो प्रोडक्ट है उन पे पेटेंट बना के और वो लाभ कमाना चाह रही थी। हालांकि आपको पता है नीम से हो गया या आयुर्वेदिक जो चीजें होगी उनमें सबसे ज्यादा पुराना इतिहास हमारा है, हमने उन चीजों का यूज करना शुरू किया था। अब भी अमेरिका वगैरह करने लगी है तो वो इस पे पेटेंट करवा के लाभ कमाना चाह रही है। तो ये होता है लॉस इसमें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो किसी चीज को पेटेंट करवा लेती है और उसका उपयोग करने के लिए अगर भारत उपयोग कर रहा है तो उसको बड़ी मात्रा में रॉयल्टी पे करना पड़ता है। तो ये होता है इसमें लॉस। तो ठीक है, और क्या है? फियर ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट। अच्छा एक सबसे बड़ा डर है कि हम डब्ल्यूटीओ से जुड़ने के कारण हमारा इंपोर्ट ज्यादा बढ़ने लग गया, हमारे आयात ज्यादा बढ़ने लग गए। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो एक कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर ये डेवलपिंग कंट्री है तो इसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी अच्छी इसके पास कोई भी चीज मतलब अवेलेबल नहीं है जिसके कारण ये क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो इस कारण इसको इंपोर्ट इसके हमेशा ज्यादा होते हैं। तो इंपोर्ट ज्यादा होती है तो ये देश के लिए क्या है? खतरा है, क्योंकि भारत का जो देश का होएगा, भारत का वो क्या हो जाएगा?
जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर क्या होएगा, भारत के फेवर में नहीं जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के फेवर में नहीं जाएगा, ये नुकसान होएगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बढ़ेंगे, किसके कारण, WTO के कारण। तो ये है। उसके बाद देखो रिडक्शन इन ग्रांट्स एंड सब्सिडीज की WTO के साथ जुड़ने के कारण, आपको पता है WTO आया इसीलिए था, WTO से पहले जो गेट बनाया गया था, ये बनाए इसीलिए गए थे कि भाई कोई भी जो फॉरेन कंपनीज दूसरी कंट्री के अंदर जाके वहां पे ट्रेड करे तो सामने वाली कंट्री कोई भी भेदभाव ना करे अपने इंडस्ट्री के साथ और उस फॉरेन इंडस्ट्री के साथ, दोनों को इक्वल ट्रीट करे। यानी कि अपनी इंडस्ट्रीज में जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, जो उनको छूट देती है वो ना दे, उनकी गुड्स में जो छूट दे रही है वो ना दे, उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो छूट देगी तो फिर हमारे प्रोडक्ट बिक नहीं पाएंगे, वहां पे उस कंट्री के गुड्स ही बिकेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को इनको भी रिडक्शन करना पड़ता है, किसमें भी जो ग्रांट्स और सब्सिडी जो दे रही है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी अदर प्रोडक्ट हो उसमें। तो ये नुकसान हो रहा है भारत को। आगे वाला देखो, एक्सप्लॉइटेशन ऑन इश्यू ऑफ एनवायरनमेंट की भारत के साथ है ना, ये भी एक मुद्दा है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कि उनका एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण हो रहा है पर्यावरण के नाम पे। पर्यावरण के नाम पे कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या होती है कंट्रीज ऐसे मुद्दा उठा लेती है कि भी जो आपका जो प्रोडक्ट बनाया गया है ना, ये प्रोडक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक है क्योंकि आपने इसमें ये चीज यूज करी है। तो ये इन्वायरमेंट का मुद्दा बीच में ले आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको फिर क्लियर होगा कि जर्मनी ने पीछे ये मुद्दा आया था कि जर्मनी ने भारत से जो वस्त्र कपड़े खरीद रहे थे ना, उन पे आयात पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया जर्मनी ने। कहते कि हम ये कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि इनमें जो रंग वगैरह कलर वगैरह जो यूज किया गया ना, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो ये पर्यावरण का मुद्दा बीच में ले आते हैं कि भाई आप पर्यावरण को, आप जो जिस चीज को आप बना रहे हो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है इसलिए हम वो चीज नहीं खरीदेंगे, या ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है इसलिए हम वो चीज नहीं खरीदेंगे, उसको बैन करो। तो ये बीच में भी वो मुद्दा डेवलप्ड कंट्रीज ले आती है, यानी कि ले दे के मार डेवलपिंग कंट्री को पड़ती ही पड़ती है। बेनिफिट होता है डेवलपिंग कंट्री को, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज कोई ना कोई इश्यू को निकाल ही लेती है, जिसके कारण क्या होता है, नुकसान डेवलपिंग कंट्री को होता है। नेक्स्ट देखो, भारत में स्वदेशी की भावना पर अंकुश लगता है। कैसे कि सेटबैक टू स्वदेशी, ये कैसे, देखो भाई जो WTO है ना, WTO के आने से, इंटरनेशनल ट्रेड के आने से मल्टीनेशनल कंपनीज को बढ़ावा मिला है, वो हमारे देश में आके ट्रेड करेगी। तो इससे जो हमारी एक नीति थी ना कि हम स्वदेशी यूज करो, स्वदेशी को बढ़ाओ, तो उस पर कंट्रोल लगता है। उस पर अगर कंट्रोल ना लगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी आता है। वो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज वाले यानी कि दूसरी कंट्री वाले, वो फिर दबाव बनाते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप तो अपने जो देश के गुड्स है उनको प्रमोट कर रहे हो। अब अगर उनको प्रमोट करोगे तो हमारे गुड्स कैसे बिकेंगे, और अगर हमारे गुड्स नहीं बिकेंगे तो कल को आपको भी हम आपके गुड्स हमारे देश में नहीं बेचने देंगे, फिर आपसे इंटरनेशनल ट्रेड का हमारा नाता टूट जाएगा, यानी कि WTO से नाता टूट जाएगा। तो फिर इस कारण भारत को क्या होता है कि एक जो स्वदेशी वाली भावना है, इन पे भी कंट्रोल लगता है। भारत अपने स्वदेशी को ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाता, ज्यादा नहीं बढ़ा पाता उसको। ठीक है भाई। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्रीडम इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ती है ना, तो वहां की जो इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, वो प्रभावित होती है। अब भारत, क्योंकि भारत किसके साथ जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू जुड़ा हुआ है भारत, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। तो अब भारत एक क्या है कि WTO का, WTO कहो, UN कहो, UN अलग चीज है वैसे, लेकिन UN और WTO इन सब का भारत एक फाउंडर मेंबर भी है। तो जो यहां पे मीटिंग बनाई जाती है ना इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कि भी हर एक देश को ऐसी पॉलिसी अपनानी है ताकि हमें इंटरनेशनल ट्रेड पूरे वर्ल्ड में बढ़ाना है, तो वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट की जो अपनी नीति होती है ना कि हम अपनी नीति अपनाना चाहिए, वो इतनी नहीं अपना सकती कोई भी देश हो। तो ये भारत जैसे देश को नुकसान होता है कि वो अपनी इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी भी इतनी नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि अगर अपनी इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी उसने बनाई और वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो WTO के थ्रू सेट की गई है उससे अलग होगी, तो फिर देश ऑब्जेक्शन करेंगे, जो बाकी है वो कहेंगे भाई ये तो आप तो हमारे रूल्स के खिलाफ जा रहे हो। तो इसलिए ये कुछ एक नुकसान होते हैं जो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को लॉस होते हैं WTO से, जो डिसएडवांटेज होती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं कर करके लिखा, सीधे बस पॉइंट लिख के आपको मैंने बता दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपके लिए मैं एक और मोटिवेशनल शायर बता देता हूं, सुना देता हूं जो मैंने लिखा था। शायद साथ में आपको स्टडी में भी अच्छा लगेगा, बोर नहीं होगे। और देखो भाई कैसे है, आप बताना कैसा अच्छा लगे या नहीं लगे। वक्त की नजाकत को ना समझूं,
वक्त की नजाकत को ना समझूं इतना नादान तो नहीं, वक्त की नजाकत को ना समझूं इतना नादान तो नहीं, मेहनत कर सफल ना हो पाऊं इतना बदनाम तो नहीं, मेहनत कर सफल ना हो पाऊं इतना बदनाम तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम अगर सभी कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सफलता मिलेगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।